देवदूत, वो देवदूत जो यहां से गए थे तुर्की मुश्किल हालातों से निकालने के लिए, जब वो भारत पहुंचे तो जोरदार स्वागत उनका किया गया। बिल्कुल, तुर्की से जब वो भारत पहुंचे तो जोरदार स्वागत किया गया। इसके अलावा तुर्की में राहत बचाव के लिए जिस तरीके से टीमें भेजी गई थी उनमें 50-50 सदस्य शामिल थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के समय एनडीआरएफ की टीमों ने वहां मलबे से 80 से ज्यादा शवों को बाहर निकाला, जबकि 2 लोगों को जिंदा रेस्क्यू किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गाजियाबाद की आप देख रहे हैं, ये सभी एनडीआरएफ के जवान वतन वापस लौट आए हैं और वहां जाकर भी इन्होंने अपना बखूबी काम किया। देखिए किस तरीके से माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। सम्मान के हकदार भी है कि दूसरे मुल्क भी जाकर उन्होंने कई जानें बचाई है। भारत ने यही नाम दिया था उस बचाव एवं राहत कार्य को जो टीमें भारत से टर्की भेजी गई थी, सीरिया भेजी गई थी और ऑपरेशन दोस्त को अंजाम देकर एनडीआरएफ की टीम अब वापस अपने देश लौट रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन की तस्वीरें हैं और इस टीम के सभी 51-50 सदस्य जो टर्की गए थे वो वापस लौटे हुए हैं। और अब तस्वीरें देखेंगे तो अंदाजा लगा सकेंगे किस तरीके से इनका स्वागत किया गया। गले में इनके माला पड़ी गई है और भारत माता की जय के नारे से ये पूरा इलाका गूंज उठा जब इन जवानों का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा था। तो एनडीआरएफ ने एक युद्ध स्तर पर जाकर बचाव एवं राहत कार्य को अंजाम दिया टर्की में जाकर, और एक ऐसी परिस्थितियों में जहां पर सब कुछ बिखरा पड़ा है, खाना नहीं है, खाने को सीमित खाने के साथ टीमें यहाँ से गई थी, पीने के लिए पानी नहीं था, और उस युद्ध स्तर पर बचाव कार्य को अंजाम देने के बाद एनडीआरएफ की टीमें अब भारत लौटी हैं। ये गाजियाबाद की 8वीं बटालियन की टीम है। तो देवदूतों की भारत वापसी हुई है, लेकिन तुर्की में भूकंप से तबाही के बीच मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू करना आसान नहीं था, क्योंकि मलबे का ढेर इतना ज्यादा था कि बचाव कर्मियों को उन तक पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन एनडीआरएफ के लोगों ने हार नहीं मानी और बचाव के काम में वो डटे रहे। तुर्की से भारत लौटे इन देवदूतों के सम्मान में नारे भी लगाए गए। वापस लौटे हैं आप लोग और बहुत मुश्किल रहा। सबसे मुश्किल चुनौती क्या थी टर्की में आपके लिए? सर सबसे मुश्किल चुनौती थी लोगों को, जो उनके डेड बॉडी थे या जिंदा लोग थे उनको निकालना, क्योंकि इतने बड़े लेवल का भूकंप था कि सिर्फ हमें मलबे ही दिख रहे थे और उन मलबों से जिंदगियों को ढूंढना, निकालना, उनके घर वालों को देना, ये बहुत मुश्किल था। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने इस पूरी मुहिम को नाम दिया था। दोस्त नाम देना, फिर ऊपर से ऐसे लोगों को बाहर निकालना जो मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, दब चुके हैं। संवेदना कहीं ना कहीं मन में भावुक कर देती है। दोस्ती की एक मिसाल छोड़ गए हैं टर्की में। किशोरी जी यार साइड के जवान अभी आपको कहते हुए सुनाई देंगे और यहाँ पर बाकायदा बैंड बज रहा है। बैंड बजाकर उन जवानों का स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें करीब 150 लोगों का ये दल है एनडीआरएफ का, जिनमें से ये पहली टुकड़ी गाजियाबाद पहुंची है। अभी इसके बाद 2 टुकड़ियां और भारत लौटेंगी। तो एक के बाद एक अब एनडीआरएफ के जवान जो टर्की सीरिया में राहत बचाव कार्य को अंजाम दे रहे थे वो अब देश लौट रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने जैसे ही जानकारी मिली कि एक भयानक त्रासदी टर्की और सीरिया के ऊपर है, भारत सरकार ने समय रहते ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की। और तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के समय डॉग स्क्वाड टीम ने भी अहम भूमिका निभाई। रेम्बो और हनी 8वीं बटालियन गाजियाबाद की डॉग स्क्वाड टीम के सदस्य हैं, जिन्होंने मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए काफी मदद की। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं हनी और रेम्बो है। हनी रेम्बो एनडीआरएफ की टीम के साथ टर्की सीरिया गए थे और अब भारत वापस लौटे हैं। हनी रेम्बो ने क्या कारनामे कर दिखाए टर्की में, ये बताने के लिए हमारे साथ इनके जो संभाल रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। राघवेंद्र जी, किस तरीके से आप लोगों ने बचाव राहत कार्य को अंजाम दिया और हनी और रेम्बो की क्या भूमिका थी? बहुत चर्चा में है, ये कहा जा रहा है कि जो डॉग स्क्वाड था उसने लोगों को जिंदा ढूंढ निकाला। सर वहाँ पे वर्क काफ़ी मुश्किल था क्योंकि बिल्डिंग टूट रही थी और हमको इन लोगों से काफ़ी हेल्प मिल रही है और जल्दी हम विक्टिम की लोकेशन तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये लाइव विक्टिम की शेड को इंडिकेट करते हैं और अपने वार्क द्वारा ये बताते हैं। तो हमारी टीम वहीं पे वार्क करती है। जब भी रेस्क्यू का काम होता है तो डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है। कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं, कैसी कैसी शक्तियाँ डॉग्स के पास होती हैं जिससे ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर कोई जीवित व्यक्ति है? सर ये हमारे स्पेशली सर्च एंड रेस्क्यू के डॉग है सर। हमारे यहाँ पे इनके लिए इनकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारी एनडीआरएफ में सर। तो सर ये कठिन ट्रेनिंग दी जाती है इनको यहाँ पे, जिससे कि किसी ऑपरेशन में उस चीज़ को हम अप्लाई कर सके। और तो सर ये ऐसे ऑपरेशन के लिए सक्षम होते हैं। कि मैं इन्होंने क्या कुछ किया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि
डॉग्स की बदौलत ही कुछ जिंदगियां वहाँ पर बच पाई। जी सर, डॉग स्क्वाड का सर बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा है टर्की में, और सर हमारे डॉगों ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे लिए एक गर्व की बात है सर। कौन सी चीज़ सबसे मुश्किल आपको लगी टर्की में, क्योंकि सीरिया में, क्योंकि वहाँ पर तो सारी इमारतें ध्वस्त गिरी हुई है, मलबा है चारों तरफ, तो चुनौती सबसे ज़्यादा क्या था चुनौतीपूर्ण? सर वैसे तो कोई हमारी एनडीआरएफ के जवान हर चुनौती को झेलने के लिए सक्षम है, पर सर वहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर काफ़ी अनस्टेबल थे, काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें अनस्टेबल थी, और सर उन इमारतों में नीचे बेसमेंट में सर्च कराने के लिए जाना था, तो खतरा तो होता है, पर सर देश से बड़ा तो कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए सर हमें प्राउड फील होता है इस चीज़। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खोजी कुत्तों ने काफी मदद की। इनकी मदद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ के जवानों के काम आसान हो गए। तो आपको बता दें कि देवदूतों की मदद के लिए डॉग स्क्वाड ने काफी अहम भूमिका निभाई है। एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो भारत वापस लौटी हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि किस तरीके से जो भारत वापसी की है एनडीआरएफ के जवानों ने, उसके बाद उनका स्वागत भी किया गया और डॉग स्क्वाड भी उनके साथ वापस आया है। एक अहम भूमिका यहाँ पर डॉग स्क्वाड ने भी निभाई है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब वतन वापसी यहाँ पर लोगों की हो रही है, एनडीआरएफ की टीम्स की हो रही है। ऑपरेशन दोस्त के तहत वो गए थे और बाकायदा वहाँ पर चुनौतीपूर्ण युद्ध स्तर पर उन्होंने काम किया और तमाम लोगों को रेस्क्यू करके वहां पर सफलतापूर्वक अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के समय खोजी कुत्तों ने काफी मदद की। इनकी मदद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ के जवानों के काम आसान हो पाए और ऑपरेशन दोस्त इसे नाम दिया गया। और इसके बाद जब ये टीमें वापस लौटी तो इनका स्वागत किया गया देश वापसी पर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तुर्की सीरिया में भूकंप आया, 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, और ये तस्वीरें कि कैसे 261 घंटे बाद भी जिंदा निकल रहे हैं लोग और इसे चमत्कार से कम नहीं मान रही हैं रेस्क्यू टीमें। बिल्कुल, तो तुर्की दौरे पर पहुंचे नेटो के महासचिव ने भूकंप प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा भी किया। नेटो प्रमुख ने हेलीकॉप्टर में बैठकर हतै प्रांत में आई तबाही को देखा। आसमान से आई तबाही को देखने के बाद नेटो के महासचिव ने तुर्की को मदद का भरोसा दिया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, तुर्की दौरे पर नेटो महासचिव पहुंचे। जो तबाही का मंजर देखा गया उसको देखने के बाद नेटो के महासचिव ने कहा कि इस वक्त तुर्की मुश्किल में है और उसकी जो संभव मदद होगी नेटो करेगा, क्योंकि नेटो का सदस्य है तुर्की। तो तुर्की के राष्ट्रपति से भी यहां पर मुलाकात की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण किया गया। तुर्की दौरे पर है नेटो के महासचिव और किस तरीके से वहां के हालात हैं, स्थितियां बद से बदतर हुई हैं। उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हो रहा है, किस तरीके से जिंदगी को पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है और तबाही कितनी हुई है, ये सब हवाई सर्वेक्षण के जरिए नेटो महासचिव ने देखा। वहीं एनडीआरएफ के वीएन पराशर से खास बातचीत की है हमने। उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं, ये हम सुन लेते हैं। तुर्की में राहत और बचाव कार्यों को अंजाम देने के बाद अब एनडीआरएफ की टीमें स्वदेश लौटने लगी हैं और ये टीमें कैसे काम कर रही थी ये समझने के लिए हमारे साथ वीएन पराशर जी हैं, सेकेंड हैंड कमांडेंट बटालियन के थे, जो दल वहाँ पर गया हुआ था। किस तरीके की चुनौतियाँ आपको वहाँ पर मिली, कैसे आप लोगों ने सामना किया और कितने लोगों को आप लोगों ने बचाया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मुझे नहीं लगता कि यदि हमारा लक्ष्य एक निर्धारित होता है तो बहुत ज़्यादा कोई चुनौतियाँ लगती है। हालांकि ठंड बहुत थी, लेकिन हमें डीजी हेडक्वार्टर द्वारा, डीजी साहब द्वारा हमें गर्म कपड़े उपलब्ध करा दिए गए थे। तो जब हमारा लक्ष्य था तो मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी और हमारा एक ही लक्ष्य था, मानवता का सेवा करना, और इसमें हमें सफलता भी मिली और हमने 2 बहुमूल्य जीवन को वहाँ बचाने में हम सफल रहे। शुरुआत के 2 से 3 दिन कितने कठिन रहे, क्योंकि उस समय आप लोग दिन रात काम कर रहे थे, क्योंकि उस समय संभावना ये ज़्यादा थी कि आफ्टर शॉक्स जो अर्थक्वेक आ रहे थे उस समय लोग दबे हो सकते हैं नीचे, तो वो चुनौतियाँ कैसे थी शुरुआत के 2 से 3 दिन में? आपने सही कहा कि जब भी कहीं नई जगह जाते हैं तो चुनौतियाँ बहुत होती हैं, लेकिन चूँकि हम लोगों को जो हमारा तो तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद आज भी कई जिंदगियों को सही सलामत रेस्क्यू किया जा रहा है। महासदी के सबसे भयावह भूकंप के बाद जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। इन सबके बीच कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो उम्मीद की किरण जगा रही हैं। भूकंप से तबाही के बीच चमत्कार।
मलबे में 258 घंटे जिंदगी की जंग। मौत से जंग जीत गई महिला। 260 घंटे बाद मासूम ने दी मौत को मात। तुर्की में तबाही के बीच चमत्कार की तस्वीरें आई सामने, जहां नेस्लिहन क्लिक नाम की एक 42 साल की महिला मौत को मात देकर लौट आई। कहरामन मारस पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बचाव दल को एक स्ट्रेचर पर महिला को मलबे से बाहर ले जाते हुए देखा गया। उस महिला को बचाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि वो पिछले 258 घंटों से मलबे में दबी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मलबे के नीचे वो जिंदगी के लिए जद्दोजहद करती रही। इसी बीच रेस्क्यू टीम को इमारत के मलबे से उसकी आवाज सुनाई दी। बचाव दल के सदस्यों ने उसे निकालने की कोशिश तेज कर दी और आखिरकार सभी की कोशिशें रंग लाईं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि नेस्लिहन क्लिक के पति और 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। वहीं चमत्कार की दूसरी तस्वीर तुर्की से सामने आई, जहां राहत बचाव के काम में जुटे सदस्यों ने 260 घंटे से मलबे में दबे 10 साल के एक बच्चे को बचाया, जो 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद से ही मलबे में दबा था, जिसे रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकालकर एक रिकॉर्ड बनाया। 260 घंटे तक मलबे के अंदर जिंदा बचे रहने की इस घटना को लोग चमत्कार मान रहे हैं। उधर तुर्की में कुदरत के कहर ने बिल्डिंग निर्माण में लापरवाही की भी पोल खोलकर रख दी, जहां विनाशकारी भूकंप के बाद एक बहुमंजिला इमारत एक तरफ झुक गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस दौरान कितने लोग हादसे के शिकार हुए, इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बिना नींव खोदे बिल्डिंग खड़ी की गई, जिसकी वजह से भूकंप आते ही शहर की बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं।